Hello student, my name is Kishan and welcome to our YouTube channel आकाश अकेडमी। वैसे तो मैं पिछले 15 ईयर से ऑफलाइन बैचेज में स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ ऑफलाइन बैचेज में नहीं जुड़ पाते, तो आज उन्हीं की ऑन डिमांड पर आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स से रहने वाला है। फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेटर, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्योंकि बेटा ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये यूनिट ही 10 मार्क्स की है और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आता ही आता है। और मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर न्यूमेरिकल की चॉइस में कि किसको हम नेशनल इनकम में काउंट करें, किसको ना करें। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने कंसेप्ट से, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन से। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम बेटा? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि जो कमाई गई हो किसके माध्यम से? नॉर्मल रेजिडेंट के माध्यम से ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। और वो भी जो भी इनकम कमाई गई हो वो एक अकाउंटिंग ईयर में होनी चाहिए। यानी कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन आपको 3 बातें निकाल करके देती है, ठीक है, जिसका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। पहला कि जो भी इनकम अर्न की जाएगी वो कौन सी होगी, यानी काउंट की जाएगी वो कौन सी होगी बेटा? फैक्टर इनकम होगी। दूसरा, जो इनकम अर्न की गई हो ऐसे कौन से पर्सन है, ठीक है, तो वो आता है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई हो। और तीसरा बेटा, जो भी इनकम हम काउंट करेंगे वो एक अकाउंटिंग ईयर में करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन कहती है राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा जितनी भी साधन आय कमाई गई है उसका जोड़ होती है। ठीक है, तो यानी कि फैक्टर इनकम यहां पर जिसका मतलब होता है क्या बेटा? साधन आय। ठीक है, यानी कि हमें केवल उन्हीं इनकम को एक देश की राष्ट्रीय आय में काउंट करना है, ठीक है, जो कौन सी हो बेटा? साधन आय हो, यानी कि साधनों के माध्यम से कमाई गई हो। ठीक है, इसी के साथ अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि किनके द्वारा? एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा ही जो इनकम अर्न की जाएगी, कमाई जाएगी, उसी को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा इनको? हम सामान्य निवासी। ठीक है, उसी के बाद तीसरी बात, एक अकाउंटिंग ईयर, यानी कि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन एक अकाउंटिंग ईयर में लगाया जाता है। कभी भी नेशनल इनकम, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कैलकुलेट नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं, ठीक है, बात करेंगे कि सर ये फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, ठीक, ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं। क्योंकि आपके इसमें नेशनल इनकम की डेफिनेशन में जो बात निकल के आई वो 3 है। This definition of national income convey 3 important points. First of all, national income includes factor incomes only, जो मैं आपको बता चुका, ठीक है, इसका बेसिकली हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फॉर दोज इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यानी एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो कमाई जाएगी। ठीक है, एंड तीसरा, नेशनल इनकम मेजर्ड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। ठीक, इसका मतलब है नेशनल इनकम ना तो मंथली कैलकुलेट होगी, ना क्वार्टरली, ना हाफ ईयरली। तो बेटा इसमें 2 बातें जिन पर फोकस करना है वो है फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो चलिए इसको और डीपर पढ़ते हैं जिससे आपके और भी जो डाउट हो वो क्लियर होंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। तो ऐसे कौन सी इनकम्स हैं जो हमें इसके अलावा भी होती हैं? ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट हमारा क्लियर के लिए है वो फैक्टर इनकम और दूसरा है नॉर्मल रेजिडेंट। तो फैक्टर इनकम पर अगर हम बात करें तो फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न बाय द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम वो इनकम्स होती हैं, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पर अर्न की जाती हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं सर? ठीक है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए हमें जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक, बहुत ही जरूरी, ठीक है, उन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें पहला नंबर लैंड, सेकेंडली लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बेटा, तो क्या नाम है, लैंड पर जो इनकम अर्न की जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेंट कहते हैं। लैंड, अगर हम किसी को भी अपना लैंड देंगे, किसी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमारा लैंड यूज होगा तो बदले में हमें क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ठीक है, अगर लेबर यूज होगी तो हमें क्या मिलेगा बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक मिलेगा। ठीक है, एंड तीसरा,
ठीक है, अगर कैपिटल यूज होगी तो उस पर कौन सी इनकम जनरेट होगी, इंटरेस्ट जनरेट होगा, है ना। और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इस पर जो इनकम जनरेट होगी उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि फैक्टर इनकम, ठीक है, किसका बेटा, बेसिकली 4 इनकम्स का जोड़ होती है। फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड रेंट, थर्ड इंटरेस्ट एंड फोर्थ प्रॉफिट, यानी कि इसके अलावा और कोई इनकम फैक्टर इनकम नहीं होती, और जो फैक्टर इनकम नहीं है उसका एस्टिमेशन नेशनल इनकम में नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि सर ये तो क्लियर हुआ कि फैक्टर इनकम को लेना है, क्यों इसके अलावा भी कौन सी कोई इनकम्स होती है, और अगर होती है तो उन्हें हम नेशनल इनकम में काउंट क्यों नहीं करते। ठीक है, तो वही देखेंगे। फैक्टर इनकम क्लियर हुआ। अब बात आती है इसके वर्सेस में बेटा, जो इनकम्स होती हैं वो या तो ट्रांसफर इनकम हो सकती है, या फिर वो इलीगल इनकम्स हो सकती है, या फिर वो वाइंडफॉल गेन्स हो सकते हैं। यानी इस तरह की इनकम भी एक नेशन में लोग अर्न करते हैं, बट उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बात करते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम्स ऐसी इनकम्स होती हैं जो अर्न नहीं की जाती, ठीक है, केवल रिसीव की जाती हैं, यानी कि बदले में आपको इसके बदले कुछ नहीं देना पड़ता। जैसे कि ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन, ठीक है, एज अ हेल्प, एज अ डोनेशन, एज अ चैरिटी, यानी कि कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी हेल्प के माध्यम से कोई पैसा रिसीव कर रहा है, कोई डोनेशन यानी दान के माध्यम से पैसा रिसीव कर रहा है, कोई चैरिटी के माध्यम से पैसा रिसीव कर रहा है, तो बदले में तो उसको उसके लिए कुछ भी देना नहीं पड़ा। तो इसी तरह की जो इनकम्स होती हैं उन्हें हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ और इसको अगर हम करें तो फर्दर एज ट्रांसफर इनकम इज अर्न इनकम बोल दिया इसने। ठीक है, कि ट्रांसफर इनकम्स वो इनकम्स होंगी जो कमाई नहीं जाएंगी, इसको आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इस रिसिप्ट इनकम, ठीक है, जो हम सेवल क्या करते हैं बेटा, रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल, नॉट अर्न एज रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, दीज आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जो बिना अपनी फैक्टर सर्विसेज दिए क्या करी जाए बेटा, कमाई जाए, और इनका एस्टिमेशन नेशनल इनकम में नहीं लगाया जाता। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको बदले में कुछ देना नहीं पड़ा, एज अ गिफ्ट की फॉर्म में, एज अ हेल्प की फॉर्म में आपको क्या हो गई बेटा, रिसीव। इसीलिए कहते हैं इट इज अ यूनिलेटरल, यानी कि वन साइडेड कंसेप्ट, ये कि वन साइडेड कंसेप्ट है, एक पर्सन देता है और दूसरा उसे बस क्या है बेटा, रिसीव करता है, बदले में उसको कुछ भी रिटर्न करना नहीं होता। बट फैक्टर सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो बदले में आपको लैंड देना पड़ता है, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बदले में आपको अपनी कैपिटल देनी होती है। क्लियर, तो चलिए इसके एग्जांपल्स को अगर हम देखें, ठीक है, लाइक आपके घर में आपके दादी दादा हैं, ठीक है, उन्हें मिलने वाली ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, किसी प्रकार से आपको मिलने वाली स्कॉलरशिप, ठीक है, आपके घर में अगर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है तो उसको मिलने वाला अलाउंस, ठीक है, और साथ ही साथ आपको आपके घर से मिलने वाली पॉकेट मनी। ठीक है, आप बताइए जो एग्जांपल्स हैं इसके लिए, इनको रिसीव करने के लिए क्या किसी भी पर्सन को रिटर्न में कुछ देना पड़ता है? नहीं। लाइक आपके दादी दादा को जो पेंशन मिलती है, ठीक है, क्या उसके लिए वो कुछ काम करने के लिए जाते हैं? क्या वो अपना कोई लैंड देते हैं? क्या अपनी कोई कैपिटल? नो। ठीक है, तो ऐसे ही इनकम ट्रांसफर इनकम होती है, और जो ट्रांसफर इनकम्स हैं उन्हें हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए सर, क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इलीगल इनकम्स। ठीक है, इलीगल इनकम्स भी होती हैं जो पर्सन अर्न करते हैं, ठीक है, और ऐसी इनकम भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। जैसे कि कौन सी होती है सर इलीगल इनकम? इलीगल इनकम आर दोज इनकम विच आर अर्न थ्रू स्टीलिंग, किसी प्रकार से चोरी से कोई कमा गई हो, ठीक है, टेकिंग ब्राइब, यानी कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करके कोई पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, गैम्बलिंग, कोई जुआ सट्टा इस तरीके से करके कोई पर्सन इनकम अर्न करना है, ठीक है, एंड स्कैम करके कर रहा है, और हाइडिंग मनी सो यू डोंट पे टैक्स, यानी कि ऐसी भी मनी जिस पर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो जिसको हम ब्लैक मनी भी कहते हैं। इस प्रकार की इनकम का एस्टिमेशन भी नेशनल इनकम में नहीं लगाया जाता। ठीक है बेटा, तो चलिए ये भी क्लियर हुआ सर। ठीक, नेक्स्ट वाइंडफॉल गेन्स, ठीक है, वाइंडफॉल जिनको हम हिंदी में आकस्मिक आय यानी कि अनएक्सपेक्टेड इनकम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता नहीं था, हो गई। फॉर एग्जांपल अ वाइंडफॉल गेन
मीन्स अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द इनकम और वेल्थ, यानी कि आपको पता नहीं और अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में, ठीक है, वो इनकम आपको क्या हो गई, आपकी आय में कोई वृद्धि हो गई, आपकी संपत्ति में कोई वृद्धि हो गई, ठीक है, तो वो वाइंडफॉल गेन्स कहलाते हैं, ठीक है। इट हैपन्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट और वर्क फ्रॉम द पर्सन रिसीविंग, यानी इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है, और वो ऐसे इनकम एक पर्सन को क्या हो गई बेटा, रिसीव हो गई, ठीक है। तो एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ लैंड सडनली राइजेस, ठीक है, मान लो आपने कोई भूमि ले रखी है, ठीक है, और उसके कीमतों में अचानक से क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया हुआ है और आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, आपने किसी गेम शो के अंदर पार्टिसिपेट किया है ना, और उसके अंदर आपको प्राइज मनी रिसीव हो गई। फॉर एग्जांपल, आपने केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया है ना, और उसमें आप जितने भी पैसे क्या हुए, जीते, ठीक। तो ऐसी इनकम वाइल्ड फोन गेन्स का पार्ट होती है ना, और इनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इलीगल का समझ में आता है, ठीक है, ट्रांसफर का क्लियर होता है कि चलो सर ट्रांसफर इनकम में हमने अपनी कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी, इलीगल इनकम चलो ये गैर कानूनी है, तो सर वाइंडफॉल गेन्स क्यों, ठीक है। यानी कि मान लो अभी आपने कहा सर गेम शो में जीते हुए पैसे, तो गेम शो में हम जो पैसे जीतते हैं इसका बेसिकली रीजन क्या है कि हम इसे काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि नेशनल इनकम में बेटा वही इनकम काउंट होगी जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देकर के अनके, यानी सीधी बात करें तो ऐसी इनकम जिससे इकोनॉमी में गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने किसी गेम शो के अंदर बैठ करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, ठीक है, और आप प्राइज मनी जीते, तो क्या उससे इकोनॉमी के अंदर किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ ना। आपने एक लॉटरी का टिकट जीता है ना, आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, कोई टिकट खरीदा था उसमें लॉटरी लग गई, उससे आपने पैसा जीता, ठीक है, तो क्या इससे इकोनॉमी के अंदर किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ। तो यही रीजन है बेटा जिसके कारण हम वाइंडफॉल गेन्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुआ पहला पॉइंट आपका फैक्टर इनकम को लेकर के, उसके वर्सेस में जो हमारी 3 इनकम थी। अब बात करते हैं सेकंड बेसिकली पॉइंट पर, ठीक है, जो है हमारा कौन सा, के बताया नेशनल इनकम में केवल उन्हीं इनकम को काउंट किया जाएगा जो रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली पहले बात करते हैं, नेशनल इनकम में रेजिडेंट की इनकम को तो काउंट किया जाएगा, बट रेजिडेंट होते कौन है सर, ठीक है, रेजिडेंट होते कौन है, रेजिडेंट का मतलब है सामान्य निवासी, ठीक है। तो इसके लिए रेजिडेंटशिप को समझने से पहले आप सिटीजनशिप को समझिए, क्योंकि बहुत से बच्चे रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप को सेम मान लेते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप का मतलब होता है बेटा नागरिक, और रेजिडेंटशिप का मतलब होता है बेटा निवासी। ये दोनों ही एक अलग अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है। नागरिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसने एक कंट्री में क्या करा हो बेटा, जन्म लिया हो, या फिर कोई लीगली रूप से उसने उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो। तो एक पर्सन जो जिस देश के अंदर जन्म लिया या वो कंटिन्यू रह रहा है और उसने उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया, वो तो कौन है बेटा, सिटीजन है, ठीक है। लेकिन हमारे नेशनल इनकम के कंसेप्ट में सिटीजनशिप का कोई नाम मैटर नहीं है, ठीक है। जिस चीज का मैटर है वो क्या है, रेजिडेंटशिप, यानी कि ऐसा पर्सन जो हमारे देश का सिटीजन हो या ना हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता, कोई मैटर नहीं करता, बस वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज उसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। पहला सिटीजनशिप, इट इज द बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट। सबसे पहली बात तो बेटा सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है, यानी एक कानूनी अवधारणा है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया इसके लिए, सिटीजनशिप के लिए या तो आपको उस देश में जन्म लेना पड़ेगा या फिर आपको लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के उस कंट्री की गवर्नमेंट से आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन, या तो उस पर्सन का बर्थ प्लेस हो वहां पर, या सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, यानी कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो वो पर्सन फॉलो करेगा तो वो उस देश का सिटीजन होगा। इट मींस इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 वे, यानी कि इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता
चाहता है ना, या उसको वो भारत का नागरिक कहलाएगा, तो इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, या तो बेटा वो भारत में जन्म ले, है ना, या फिर अगर वो बाहर, उसका जन्म इस देश में नहीं हुआ, तो वो आकर के यहां रहे और हमारी सरकार से नागरिकता प्राप्त करने का क्या करे बेटा, रिक्वेस्ट करे, और जो भी गाइडलाइंस होती है उन्हें फॉलो करके अगर हमें हमारी गवर्नमेंट को लगता है तो वो उसे हमारे देश का क्या करेगी, सिटीजन बनाएगी। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, या तो वो जन्म ले, या ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, है ना, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे देश का क्या होगा, सिटीजन बन जाएगा। ठीक है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, यदि एक पर्सन इंडिया से बाहर जन्म हुआ है, अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन, और अगर हमारे देश का कानून, भारत का कानून अगर कहता है ना, और उस पर फॉलो करता है, तो उसे भारत की नागरिकता दी भी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो होता है बेटा सिटीजन। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन रीजन है, जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, रेजिडेंटशिप, है ना। रेजिडेंटशिप क्या होती है, इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट, जिस प्रकार से एक लीगल कंसेप्ट था, एक कानूनी अवधारणा थी, है ना, उसी प्रकार से एक इकोनॉमिक कंसेप्ट यानी एक आर्थिक अवधारणा होती है, बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन। ठीक है, यानी कि एक पर्सन अपनी मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां कर रहा है, यानी कि वो सिटीजन कहीं का हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने भी देखा होगा बहुत से ऐसे सिटीजन हैं, ठीक है ना, वह बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यानी वो सिटीजन कहां के, अमेरिका के हैं, जापान के हैं, चाइना के हैं, है ना, बट वो कहां पर, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, है ना, काम कहां कर रहे हैं, रह कहां रहे हैं, अपना प्रोडक्शन कहां कर रहे हैं, अपना कंजम्पशन कहां कर रहे हैं, है ना, तो उसके बिहाफ पर वो अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन, के एक पर्सन अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसीलिए अ इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ऑर्डिनरी रेजिड्स in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest alloy lie that country, यानी कि सर रेजिडेंट किसको माना जाता है, तो रेजिडेंट बेटा, रेजिडेंट के लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक पर्सन कहीं का भी सिटीजन हो सकता है, बट वो रेजिडेंट वहां का कहलाता है जब वो 1 साल या उससे ज्यादा किसी कंट्री के अंदर क्या करे बेटा, रहे, और इसी के साथ साथ या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर हो। फॉर एग्जांपल, जरूरी भी नहीं होता कि ऐसा हो कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक पर्सन 1 साल या 1 से ज्यादा कहीं रह रहा है ना, तो ऐसे केस में उसका क्या देखा जाता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहां से समझ में आया कि हमें नेशनल इनकम में केवल उन्हीं पर्संस की इनकम को काउंट करना है जो हमारे देश के रेजिडेंट हैं, सिटीजन नहीं। जैसे कि एग्जांपल, अगर हमारे देश का कोई इंडियन, ठीक है, सऊदी अरब जाकर के काम कर रहा है, बट वो 1 साल से ज्यादा वहीं रह रहा है, तो यानी कि बेटा क्या है, वो हमारे देश का सिटीजन तो है, बट वो हमारे देश का रेजिडेंट नहीं है, तो उसके द्वारा जो इनकम अर्न की जाएगी उसको हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। और इसी प्रकार मान लेते हैं कोई जापान का व्यक्ति है और वो 2 साल से इंडिया में आकर के क्या कर रहा है, रह रहा है, अर्न कर रहा है ना, वो हमारे देश का सिटीजन नहीं है, बट वो हमारे देश का रेजिडेंट तो है, तो उसके द्वारा कमाई गई इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए और आगे बात करते हैं इसको और क्लियर समझने के लिए। तो चलिए अब उसके बिहाफ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अ जैपनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक जैपनीज जो 1 साल से ज्यादा इंडिया में क्या कर रहा है बेटा, रह रहा है, वो इंडिया का क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है, अभी मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वो देश का सिटीजन नहीं है। ठीक है, ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और उसने भारत की नागरिकता भी प्राप्त नहीं की है। सिमिलरली इसी प्रकार अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक एनआरआई इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का, यानी ऐसे लोग जो भारत छोड़ करके काफी समय से क्या है, बाहर रह रहे हैं, उन्हें हम नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी एनआरआई इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन तो कहलाएंगे, नागरिक तो कहलाएंगे, बट अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्स, यानी कि जिस कंट्री में वो रहे हैं वहां के वो रेजिडेंट होंगे, लेकिन वो सिटीजन इंडिया के होंगे। तो इस तरीके के पर्सन जो इनकम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका फॉर एग्जांपल किसी भी देश में रह करके अर्न कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कमाई गई इनकम उसी कंट्री में काउंट होगी, क्योंकि वो हमारे रेजिडेंट नहीं है।
ठीक है, तो चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं अगला कि हाउ टू नो अबाउट नॉन रेजिडेंट। ये क्लियर हो गया कि रेजिडेंट को ही काउंट करना है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसे हम जाने। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत, एक तो बेटा जो व्यक्ति 1 साल से कम रह रहा है वो हमारा रेजिडेंट नहीं है, और इसी के साथ साथ कुछ बात ऐसी भी आ जाती है जहां व्यक्ति 1 साल से ज्यादा तो स्पेंड करता है किसी भी कंट्री में, है ना, बट फिर भी हम उसे रेजिडेंट नहीं मानते। तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या एक्सेप्शंस है। ठीक है, लाइक दोज फॉरेनर्स हु विजिट आवर कंट्री फॉर ट्रैवलिंग, ऐसे व्यक्ति जो हमारे यहाँ ट्रैवलिंग के लिए आए हैं और हो सकता है वो 1 साल से ज्यादा हमारे यहाँ पर क्या है रह रहे हों। ठीक है, रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, स्टडीज, स्पोर्ट्स, डिप्लोमेटिक विजिट एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के जो भी पर्सन हमारे यहाँ पर आते हैं उन्हें हम अपने देश का, कंट्री का रेजिडेंट नहीं मानते, चाहे उन्होंने 1 साल से ज्यादा हमारे देश में क्या हुआ हो, स्पेंड किया हो। ठीक है, तो चलिए जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये बहुत ही क्या नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो विल द फॉलोइंग बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, के बताइए इसमें से किसको हम इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। गिव रीजन ऑफ योर आंसर, इसके पीछे आप अपने आंसर क्या नाम है रीजंस भी दीजिए। तो पहला पॉइंट जो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल हेल्प रिसीव बाय फ्लड विक्टिम्स। ठीक है, बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को हम अपने देश की राष्ट्र आय में काउंट करें या ना करें। तो अभी हमने वीडियो में शुरुआत में हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रकार से अगर किसी पर्सन को कोई हेल्प के माध्यम से क्या होती है बेटा, इनकम अर्न होती है, तो उसे हम कौन सी, एक रिसिप्ट कंसेप्ट मानते हैं, और वो कौन सी इनकम, ट्रांसफर इनकम होती है। और जो ट्रांसफर इनकम है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती। तो इसका आंसर बनेगा इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज फाइनेंशियल हेल्प इज अ ट्रांसफर रिसिप्ट, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प ट्रांसफर रिसिप्ट होती है। सेकेंडली पॉइंट आपसे पूछ रहा है, स्कॉलरशिप गिवन टू इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक भारत का विद्यार्थी जो भारत में पढ़ रहा है उसको किसी विदेशी इंस्टीट्यूशन से कोई क्या मिल रही है बेटा, स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप भी अभी हमने पढ़ा था, है ना, क्या है बेटा, एक रिसिप्ट कंसेप्ट है, और जो रिसिप्ट इनकम होगी या रिसिप्ट कंसेप्ट होगा वो हमारी ट्रांसफर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। तो इसका आंसर बनता है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो और भी इसके पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। थर्ड बनता है प्राइज, थर्ड बनता है प्राइज वुन इन अ लॉटरी, प्राइज वुन इन अ लॉटरी। ठीक है, कि एक लॉटरी में जीता गया इनाम, तो मैंने आपको बताया था लॉटरी में किसी भी प्रकार से जीता गया इनाम जो है वो हमारी कौन सी इनकम, वाइनफॉल गेन्स होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से भी जो इनकम अर्न की जा रही है, ठीक है, उसे हम वाइनफॉल गेन कहते हैं, और जो वाइनफॉल गेन होते हैं वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते। इसीलिए इसका आंसर बनेगा इट इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम। क्लियर। फोर्थ पॉइंट बनता है सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियंस रेजिडेंट इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, सैलरी रिसीव हो रही है किसको, एक इंडियन रेजिडेंट को, कहां से, इन रशिया की एम्बेसी से, जो कहां पर है, इंडिया में है। ठीक है, रशिया की एम्बेसी बेशक से इंडिया में है। ठीक है, हमें नेशनल इनकम के लिए क्या देखना होता है, प्लेस तो मैटर करता ही नहीं, हमें देखना है कि उसने वो इनकम अर्न किसके द्वारा अर्न हुई है। ठीक है, तो वो क्या रहा है, इंडियन रेजिडेंट है। ठीक है, तो इसकी इनकम को भी हम अपने देश की नेशनल इनकम में काउंट कर लेंगे। तो इट इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज सैलरी रिसीव्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, यानी कि देश के बाहर से कमाई गई इनकम, क्योंकि इनकम अर्न कौन कर रहा है, देश का रेजिडेंट कर रहा है। क्लियर। इसी प्रकार फिफ्थ टॉपिक, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स एब्रॉड ब्रांचेस। ठीक है, हमारे एक इंडियन बैंक है, ठीक है, जो कहां से, एब्रॉड की ब्रांचेस से पैसे को क्या कर रहा है बेटा, रिसीव कर रहा है वो। ठीक है, बैंक कहां का है, इंडिया का, और जो इंडिया का बैंक है वो हमारा क्या है, रेजिडेंट। तो इसीलिए इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो बेटा इसी प्रकार के बहुत से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बनते हैं, आते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।